आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं, पॉलिटिक्स, विज्ञान और स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें शामिल किए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं। तो करते हैं चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम। ठीक है, बात करते हैं रॉबर्ट हुक की। तो रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका को देखा था। ठीक है, पहली बार कोशिका को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन वो कैसी थी? मृत कोशिका। कैसी थी? मृत कोशिका। ठीक है, बात करते हैं विलियम हार्वे के बारे में। ठीक है, अगर विलियम हार्वे की बात करें तो जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र, इसकी खोज किसने की थी? इसकी की थी भैया विलियम हार्वे ने। बात करते हैं स्लाइडर एंड स्वान की। तो जो कोशिका सिद्धांत था वो किसने दिया था? स्लाइडर एंड स्वान ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 की, लैंड स्टीनर। तो लैंड स्टीनर ने जो रक्त समूह था, रक्त समूह होते हैं ना, ए बी ओ, इसकी खोज किसने की थी? इसकी की थी लैंड स्टीनर ने। ठीक है, और जीवित कोशिका वो की थी ल्यूवेनहॉक ने। चलो एक क्वेश्चन और बनता है कि जो सर्वदाता है वो कौन सा है? जो सर्वदाता रक्त समूह है वो कौन सा है? तो ध्यान रखना ओ माइनस। ओ माइनस का ध्यान जरूर रखना। एग्जाम में ओ देता है, ऑप्शन में ओ माइनस देता है, तो ओ माइनस है वो सर्वदाता होगा। बात कर लेते हैं सर्वग्राही की। तो वो होगा ए बी प्लस। ए बी प्लस जो है वो सर्वग्राही होगा। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया है। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका को देखा था, मृत कोशिका को। ठीक है, विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र। बात करते हैं स्लाइडर एंड स्वान की। तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, और लैंड स्टीनर के बारे में बात करें तो जो रक्त समूह है उसकी खोज ल्यूवेनहॉक लैंड स्टीनर ने की थी, और ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उनमें भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के अधिवेशन की जिन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, बात कर लेते हैं पहली महिला की। ठीक है, ओनली अगर आपसे एग्जाम में महिला पूछा जाए तो वो होगी एनी बेसेंट। अच्छा, एनी बेसेंट की एक पत्रिका थी कॉमनवेल्थ। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। कॉमनवेल्थ इनकी एक पत्रिका है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो कांग्रेस के जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबको एक साथ स्टडी कर लिया जाए। चलो बात करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो वो हुई थी 1885 में। और किसने की थी? ए ओ हुम। ठीक है, ए ओ हुम ने। ठीक है, ध्यान रखना, इसका जो पहला अधिवेशन है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था 1885 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन ने? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। बात करते हैं अगला अधिवेशन, तो वो इम्पोर्टेंट होगा 1896 का अधिवेशन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह। किसने? रहीमतुल्लाह ने इसकी अध्यक्षता की थी। और पहली बार जो राष्ट्रगीत था वो यहीं पर गाया गया था। ठीक है, 1896 के। और ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखना। बात करते हैं अगले अधिवेशन के बारे में। तो वो इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए 1907 का सूरत अधिवेशन। जो 1907 का सूरत अधिवेशन है ये इम्पोर्टेंट बनता है। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। ठीक है, रास बिहारी घोष थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये इम्पोर्टेंट क्यों बनता है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि इसमें जो कांग्रेस थी वो दो भागों में विभाजित हो गई थी। क्या कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी? नरम दल
और गरम दल। ठीक है, और ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? ये हुआ था सूरत में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले अधिवेशन की जो इम्पोर्टेंट बनता है, वो था 1916 का, और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था लखनऊ में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी अंबिका चरण मजमूदार। ठीक है, अंबिका चरण मजमूदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये इम्पोर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि इसमें फिर से कांग्रेस एक हो गई थी, कांग्रेस का एकीकरण इसमें हो गया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले के बारे में जो इम्पोर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए, वो है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वो था बेलगांव। ठीक है, बेलगांव का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद 1925 कानपुर अधिवेशन। कौन सा? कानपुर। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। ठीक है, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैंने जो भी ये पॉइंट आपको बताए हैं ये सारी पीडीएफ मैंने आप बना ली है, आपको क्लास के बाद मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद अगला अधिवेशन, वो है 1929 का अधिवेशन। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में, और अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इम्पोर्टेंट क्यों बनता है ये इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है कि इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में की थी? तो वो की थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसके बाद बात करते हैं अगले अधिवेशन की जो इम्पोर्टेंट है, वो है 1931 का। ठीक है, कराची अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद बात करते हैं 1938 का अधिवेशन। कहाँ हुआ था ये? हरिपुरा। ठीक है, हरिपुरा में ये अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी है, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी वो किसने बनाई थी? वो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ठीक है, और 23 जनवरी इनके जन्मदिन के दिन एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? वो है पराक्रम दिवस। सारे पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबको ध्यान रखना। जो भी यहाँ से क्वेश्चन बन रहा था वो मैंने बता दिया। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी ना, वो कौन थी? ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल वो कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। अच्छा, एक और, भारत की पहली महिला सीएम कौन थी? वो थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना। अच्छा, भारत की पहली महिला कमेंटेटर, ठीक है, उसका ध्यान रखना, चंद्रा नायडू। सारे पॉइंट ध्यान रखना, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में ये देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पीडीएफ में आपको लिख दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से असत्य को पहचानिए। यहाँ पर 4 मंदिर दिए गए हैं और चारों के स्थान दिए गए हैं। ठीक है, अब इनमें से गलत कौन सा है वो आपको पहचानना है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, ब्लैक पैगोडा। ये स्थित है जी उड़ीसा में। बिल्कुल ठीक है, ब्लैक पैगोडा। और इसे किस नाम से जाना जाता है? मतलब ये है कोणार्क मंदिर। ठीक है, कोणार्क मंदिर, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, बात करें इसको बनवाया किसने था? तो गंग वंश का शासक था एक, नरसिंहदेव फर्स्ट। कौन? नरसिंहदेव फर्स्ट, इसने इसको बनवाया था। बात करते हैं अगला मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बिल्कुल ठीक है। और बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट वंश ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं सबरीमाला। तो सबरीमाला कहाँ पर स्थित है? ये है केरल में। ठीक है, केरल में सबरीमाला स्थित है। और इसका
इसमें मतलब कौन से भगवान की पूजा होती है, वो होती है अयप्पा। ठीक है, अयप्पा भगवान को समर्पित है ये मंदिर। बात कर लेते हैं विरूपाक्ष मंदिर की। तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि सबरीमाला है ये है केरल में, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कर्नाटक के कहाँ पर, कर्नाटक में कौन सी जगह, हम्पी में, हम्पी में ये स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट मंदिर आपके लिए बन रहा है, वो है खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है, ये है एमपी में। ठीक है, बात कर ले इसका निर्माण, तो इसका निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। किसने, चंदेल शासक ने इसका निर्माण करवाया था। और ये कौन सी शैली में बना हुआ है, ये बना हुआ है पंचायतन शैली में। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने बता दिए। मैं चाहता तो एक ऑप्शन बता के सीधा अगले क्वेश्चन पे चला जाता कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लेकिन मैंने एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे सारे डिस्कस किया है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है कुछ भी। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले जैन तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि पहले जो जैन तीर्थंकर है वो कौन से थे। बात करते हैं महावीर स्वामी की, तो ये थे 24वें नंबर के। ठीक है, और बात कर लेते हैं ऋषभदेव। ठीक है, तो जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, और इनको किस नाम से जाना जाता है, आदिनाथ के नाम से भी इनको जाना जाता है। बात करें पार्श्वनाथ, तो ये है 23वें नंबर के। कौन से, 23वें नंबर के, और सांपों के देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, सारी बातें ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि धम्मचक्र प्रवर्तन का संबंध है। ठीक है, धम्मचक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है। तो जो धम्मचक्र प्रवर्तन है उसका संबंध है बुद्ध के पहले उपदेश थे। ठीक है, जो बुद्ध था उसका पहला जो उपदेश था उससे इसका, उसी को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। अच्छा, तो वो कहाँ दिया गया था, वो दिया गया था सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में वो दिया गया था। बात करें लुम्बिनी, तो जन्म कहाँ पर हुआ था इनका, जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और बात करें बोध गया, तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। अच्छा, कौन सी नदी थी जिसके किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो थी निरंजना नदी। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखना। सारनाथ हो ही गया, पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। बात करते हैं कुशीनगर। ठीक है, तो जो महापरिनिर्वाण है, जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, वो कुशीनगर में हुई थी, और उसी को बोला गया है महापरिनिर्वाण का महापरिनिर्वाण। ठीक है, बात कर लेते हैं श्रावस्ती। तो सबसे ज़्यादा जो बुद्ध ने उपदेश दिए थे वो कहाँ पे दिए थे, वो दिए थे श्रावस्ती में। पांचों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में, और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी बोध गया में। कौन सी नदी थी, निरंजना नदी। ठीक है, बात कर लेते हैं सारनाथ अपना पहला उपदेश दिया था, और उसी को बोला गया था धम्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, बात कर लेते हैं कुशीनगर। तो कुशीनगर में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, और उसे बोला गया था महापरिनिर्वाण। ठीक है, बात कर लेते हैं श्रावस्ती की। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे, वो दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है, चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मेगास्थनीज है उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज इन्होंने लिखी थी इंडिका, आपको पता होगा ये तो। ठीक है, ये तो सबको पता है कि इन्होंने इंडिका लिखी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बनता है वो बनता है कि जो पुस्तकें हैं वो किस किस ने लिखी है, जो और बाकी की बच रही है यहाँ पर 3, वो किसने लिखी है। बात कर लेते हैं मृच्छकटिकम के बारे में। ठीक है, तो ये मृच्छकटिकम है, ये लिखी है
शूद्रक के द्वारा ये लिखी गई है। मृच्छकटिकम जो है शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। बात कर लेते हैं मुद्रा राक्षस, तो ये विशाख दत्त के द्वारा, किसके? विशाख दत्त के द्वारा ये लिखी गई है। बार बार एग्जाम में पूछी जाती है इसलिए इम्पोर्टेंट है। बात कर लेते हैं कादम्बरी, तो ये लिखी थी बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने ये लिखी थी। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। अगली बात करते हैं बुद्ध चरित्र। ठीक है, अगली पुस्तक है बुद्ध चरित्र, जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है मैं बता रहा हूँ आपको। इसे बौद्ध धर्म की रामायण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक पिछली बार एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था कि बौद्ध धर्म की रामायण किसे बोलते हैं, तो बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म की रामायण बोलते हैं। और लिखी किसने थी ये लिखी थी अश्वघोष ने। ठीक है, अश्वघोष ने ये लिखी थी। अगली किताब के बारे में बात करते हैं, वो है अष्टाध्यायी। ठीक है, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी पाणिनि ने। ठीक है, पाणिनि ने ये लिखी थी। अच्छा, और कौन सी इम्पोर्टेंट वो है बुक? वो है इलाहाबाद प्रस्तुति। ठीक है, इलाहाबाद प्रस्तुति ये किसने लिखी थी? ये हरिसेन ने लिखी थी। और जो कश्मीर पर विजय पाई थी ना सम्राट अशोक ने, वो उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है इलाहाबाद प्रस्तुति में। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो कश्मीर विजय थी उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है इलाहाबाद प्रस्तुति में। हरिसेन के द्वारा ये लिखी गई थी। बात करते हैं सूर्य सिद्धांत। एक बुक है सूर्य सिद्धांत। ठीक है, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी आर्यभट्ट। किसने? आर्यभट्ट के द्वारा ये लिखी गई थी। अच्छा, अगली जो पुस्तक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगली पुस्तक है पंच सिद्धांत, बृहद संहिता। ठीक है, और लघु जातक। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी बरहामयीर ने। किसने? बरहामयीर। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बुक है वो ध्यान रखना, आमुक्त मालदा। आमुक्त मालदा ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी कृष्णदेव ने। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखना। इसके बाद बात कर लेते हैं कादम्बरी। कादम्बरी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बाणभट्ट के द्वारा ये लिखी गई थी। ठीक है, बाणभट्ट के द्वारा ये लिखी गई थी। बात कर लेते हैं और कौन सी पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी हर्षचरित। ठीक है, कादम्बरी और हर्षचरित्र ये दोनों बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अच्छा, बाणभट्ट किसके दरबार में थे? ये थे हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के दरबार में ये कवि थे। इसके बाद बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट बुक रह गई है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट बुक थी जो एग्जाम में पूछी जाती है बार बार, वो मैंने आपको सारी डिस्कस कर दी है और इनको पीडीएफ में भी मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, पीडीएफ में भी मैंने ऐड कर दिया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, ये बुक थी, इनको मैंने पीडीएफ में ऐड कर दिया, देख लेना। अगले क्वेश्चन में देश दे रखा है और उसकी राजधानी दे रखी है। ठीक है, तो आपको पहचानना ये है कि इसमें से गलत कौन है। ठीक है, बात करते हैं पहले ऑप्शन की। तो पहले ऑप्शन में है केन्या। बताया केन्या की राजधानी नैरोबी। बिल्कुल सही है, केन्या की जो राजधानी है वो है नैरोबी, एकदम सही बात है। बात कर लेते हैं स्वीडन। तो स्वीडन की स्टॉकहोम सही है। बात करते हैं डेनमार्क। डेनमार्क की कोपेनहेगन बिल्कुल सही है। बात करते हैं तंजानिया की। तो तंजानिया की रबात नहीं है, तंजानिया की राजधानी है दोदोमा। क्या? दोदोमा इसकी राजधानी है। अच्छा, तंजानिया से एक पॉइंट ध्यान रखना आप कि जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलीमंजारो। ठीक है, माउंट किलीमंजारो कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया में स्थित है। अच्छा, स्टॉकहोम से एक बात ध्यान रखना कि जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ पर दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। ठीक है, स्टॉकहोम में वो दिए जाते हैं। अच्छा, कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। 1968 से
अर्थशास्त्र में देना स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले ये 5 क्षेत्र में दिया जाता था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रवात किसकी राजधानी है। तो रवात है मोरक्को की। किसकी? मोरक्को की राजधानी है रवात। सारे पॉइंट क्लियर। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में। ठीक है, नोबेल के अवार्ड कहाँ दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार वो स्टॉकहोम में दिए जाता है। ठीक है, कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। अच्छा, केन्या की राजधानी नैरोबी। ठीक है, ध्यान रखना सारी बातें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि जो सम्राट अशोक थे उनके शिलालेख थे, उनको किसने पढ़ा था? ठीक है, तो जो सम्राट अशोक थे उसके शिलालेख थे, उनको पढ़ा था जेम प्रिंसेस। ये तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, जेम प्रिंसेस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, बात करें एडम स्मिथ के बारे में, तो इनको अर्थशास्त्र का पिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्थशास्त्र का पिता या जनक। ठीक है, इनके द्वारा एक बुक लिखी थी इन्होंने। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जेम प्रिंसेस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि जो सत्यमेव जयते शब्द है, ठीक है, क्या जो सत्यमेव जयते शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंडोपनिषद है, इसमें से ये लिया गया है। ठीक है, मुंडोपनिषद से ये लिया गया है। बात कर लेते हैं ऋग्वेद के बारे में यहाँ पर। ठीक है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 यहाँ पर सूक्त है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र है। ठीक है, जो गायत्री मंत्र है आप बोलते हो ओम भूर्भुवस्सुः, कहाँ है? एक ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो वो है जो पुरुष सूक्त है। जो पुरुष सूक्त है वो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जो प्राचीन काल में नदियाँ हैं उनको किस किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो बात कर लेते हैं झेलम नदी। तो झेलम नदी को ऋग्वेद काल के टाइम पे क्या बोला जाता था? बेतिस्ता। क्या? बेतिस्ता इसको बोला जाता था। अच्छा, अगली बात करते हैं चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी, इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था अस्किनी। अस्किनी से बोला जाता था। बात करते हैं यहाँ पर रावी नदी की। तो रावी नदी को बोला जाता था पुरुषनी। क्या? परुषनी। परुषनी से बोला जाता था। ठीक है, जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा था मैंने डिस्कस कर लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर है जो 3 भागों में विभाजित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने कब खोजा था? 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने इसे खोजा था। ठीक है, बात करते हैं यह कालीबंगा, ये कहाँ पर स्थित है? ये है राजस्थान में। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखना, जो जुते हुए खेत है उसका प्रमाण कहाँ से मिला है? उसका मिला है कालीबंगा से। ठीक है, बात करते हैं चनहुदड़ों की। तो ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना था। ठीक है, जो मनके बनाने का कारखाना था वो कहाँ था? चनहुदड़ों में। ठीक है, बात करते हैं लोथल की। लोथल भी गुजरात में स्थित है और यहाँ पर क्या है? समुद्री संग्रहालय। समुद्री संग्रहालय कहाँ पर है? लोथल में। ठीक है, बात कर लेते हैं धोलावीरा।
तो हाल ही में जो लेटेस्ट यूनेस्को धरोहर है वो उसमें इसको शामिल किया गया है, 40वें नंबर पे है। ठीक है, 40वें भारत की 40वें नंबर की जो यूनेस्को धरोहर है वो कौन सी है, वो है धोलावीरा। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, एक यहाँ पर दिया गया है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा के बारे में बात करें तो जो घोड़ा है उसकी अस्थि के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं, वो मिले हैं सुरकोटड़ा में। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखना। खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। कब की थी, 1921 में। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं कालीबंगा से। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घोड़े की अस्थियाँ कहाँ पर है, तो वो है सुरकोटड़ा में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो 40वीं विश्व धरोहर है भारत की वो कौन सी है 40वें नंबर की, तो वो है धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा, ध्यान रखना। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि चनहूदड़ो, ठीक है, चनहूदड़ो के बारे में कि मन के बनाने का कारखाना कहाँ पर है, कहाँ पर मिला है, तो मन के बनाने का कारखाना है वो मिला है चनहूदड़ो में। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर। चलते अगले पॉइंट की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भारत का मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, तो जो भारत का मूल संविधान था उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अच्छा, तो अब बात करें अब की, तो अब कितने हैं, अब है 11। ठीक है, प्रेजेंट में भारतीय मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य, 11। बात करते हैं ये आए कहाँ से, यह है रूस से इनको लिया गया है। कब लिया गया था, जो 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 1976, 10 तब लिए गए थे। ठीक है, और एक लिया गया था जो 86वां संविधान संशोधन था, 86 नंबर का जो संविधान संशोधन था 2002 में, एक तब लिया गया था। ठीक है, तो टोटल कितने अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 11। मूल संविधान में कितने थे, एक भी नहीं था। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं रूस से। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। नीचे 4 ग्लैंड दी गई हुई है, 4 ग्रंथियाँ दी गई है, उनमें से पूछा है कि जो मिश्रित ग्रंथि है वो कौन सी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अग्नाशय। अग्नाशय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय। अच्छा, अग्नाशय की बात करते हैं तो इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इससे होता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन इससे स्रावित होता है। ठीक है, और अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाए तो कौन सा रोग होता है, डायबिटीज़। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, बात कर लेते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। तो थायराइड ग्रंथि है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। एग्जाम में आपसे कई बार पूछा भी गया है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है थायराइड। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि के बारे में। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह है आपातकालीन हार्मोन है, उनका स्त्रावण करती है। जो आपातकालीन हार्मोन है उनका स्त्रावण कौन करती है, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, बात कर लेते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि इसे बोला जाता है। बात करते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर। बात कर लेते हैं पीनियल ग्रंथि के बारे में। ठीक है, पीनियल ग्रंथि के बारे में अब बात करते हैं तो इसे बोला जाता है जैविक घड़ी। मनुष्य की जैविक घड़ी किसे बोला जाता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जामों में। तो वो पीनियल ग्रंथि होती है, उसे जैविक घड़ी बोला जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे मैंने बता दिए। तो ये थी हमारी आज की
क्लास अगर जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज शाम को 5 बजे क्लास आएगी, जो अपना एक सीरीज चला रखी है राज्य, ठीक है, जनजाति अभ्यारण्य और जो नेशनल पार्क है उससे रिलेटेड एक सीरीज चल रही है। उसके 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। ठीक है, उसकी जो तीसरी क्लास है पार्ट 3 वो आज आएगा शाम को 5 बजे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर 5 बजे जो क्लास आएगी भारतीय राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, उसमें बात करेंगे। और तो अभी के लिए बाय बाय।